हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th का चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे एंड आगे आगे सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे। यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक क्विक रिवीजन करें। देखिए, हमें एग्जाम के लिए रिवीजन करना है, तो कम से कम टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए और ये रिवीजन कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स कि भाई स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। सिंपल हम जानते हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो बन गया स्केलर, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो फिर वो बन जाएगा वेक्टर। लेकिन वेक्टर के लिए एक और चीज है, देखो तीन चीजें। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तीसरा, वो फॉलो करना चाहिए वेक्टर एडिशन के लॉज। ये कौन से है? एक हो गया पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों को आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए ये तीन कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है कि उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड वो वेक्टर लॉज जो है उसको फॉलो करता हो। इसका रीजन समझो, ऐसा क्यों कहा गया। खाली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हुए कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका डायरेक्शन होता है, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड उसका मैग्नीट्यूड होता है जैसे कि 3 एम्पियर 4 एम्पियर कुछ भी हो सकता है। तो भले ही इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस रीजन से हमने वेक्टर को डिफाइन करने के लिए तीन कंडीशंस बोल दिया कि अगर ये तीनों होंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ही वो बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एक और आपने नाम सुना होगा, देयर इज अ टेंसर्स। टेंसर्स क्या होता है? देखो, टेंसर्स जो है ये कुछ उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होते उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझो। टेंसर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर। हम इसको प्रेशर से समझते हैं। चलिए, अगर बात करें प्रेशर की, मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने एक जो लेट्स से एक बॉल है उसको डुबो दिया, तो पूरा लिक्विड उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। अगर बात करें कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो फोर्स जो एक्ट करना चाहिए ये इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली एक्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे बात करें तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे बात करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ये एक स्पेसिफिक हो गया कि प्रेशर जो एक्ट होगा उसमें द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओनली। अगर किसी भी एक पॉइंट की बात करो तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिर वो प्रेशर रहेगा नहीं, उसका मैग्नीट्यूड कुछ चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे tensors are those physical quantities which have a different values in a different directions। लेकिन टेंसर के बेसिस पे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वेक्टर्स जो है उसको और मतलब कि सब कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो यहाँ पे दो होंगे, पोलर एंड एक्सेल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर क्या होता है? जैसे कि फोर्स जो है ये एक पोलर वेक्टर है, मतलब कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। Those vectors have a starting point or a point of application such as a displacement, force, ये सब पोलर वेक्टर में काउंट होगी। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि समझिए कि एंगुलर वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये पेन है और ये पेन कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इसको इसी सेंस में घुमाएंगे तो थंब आया ऊपर, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है यानी कि ये जो वर्टिकल एक्सिस जो बनेगी इट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो नीचे से आ रहा है, वो ऊपर तक जा रहा है, उसका कोई स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है।
लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तो इसका वेक्टर यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा। तो ये बन चुका है पोलर, एंड जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बन चुका है एक्सियल वेक्टर्स। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अदर टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले यहाँ पे आएगा इक्वल वेक्टर्स। समझिए, जैसे नाम वैसा काम, इक्वल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल है तो उसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। देखो, वेक्टर क्वांटिटी के पास मेनली दो चीजें होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ग्राफिकली बात करें तो ये जो एरो का लेंथ होगा वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों का लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो गया। दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन सेम हो गया, तो ये दोनों बन गई इक्वल वेक्टर्स। द नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स। फिर मैग्नीट्यूड सेम हो, बस खाली डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, तो फिर वो बन जाएगा नेगेटिव वेक्टर्स, जस्ट लाइक दिस। तो ये बन चुका है नेगेटिव वेक्टर्स। अगर ये ए है तो ये बन जाएगा माइनस ए वेक्टर। ये हो चुका है नेगेटिव वेक्टर्स। द नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। जैसा नाम वैसा काम। अगर किसी मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी नहीं है एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको कहेंगे डायरेक्शन जीरो वेक्टर। समझो ये क्या होता है। अगर जैसे कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, उसमें मैं एडिशन कर दूं नेगेटिव ए वेक्टर्स का, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, ए माइनस ए, ये आएगा जीरो। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स का एडिशन वेक्टर क्वांटिटी ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो वेक्टर प्लस वेक्टर करा, ये तो नंबर जीरो आ गया। जीरो इज स्केलर, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए डेफिनेशन को करेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जीरो वेक्टर। जैसे कि ये एक ए वेक्टर है, पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, फिर वापस से बी से ए पर आ गए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो। किस डायरेक्शन में? जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो उसके पास कोई डायरेक्शन हो सकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया यूनिट वेक्टर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझो यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर मैं सिंपल जैसे भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, अब अगर मैं किसी नंबर जैसे कि 17 को डिवाइड कर दूं 17 से तो आंसर क्या आएगा, 1। सेम में मैं 15 को डिवाइड कर दूं 15 से तो आंसर क्या आएगा, 1। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से जो मिलेगा उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। समझो, मतलब हम पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से जो मिलेगा उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये फिक्स हो चुका है। मतलब कि वेक्टर्स में जो दो चीजें थी, डायरेक्शन एंड वेक्टर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उसमें से फिक्स हो गया मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो उसके पास सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन। यानी कि यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें यूनिट वेक्टर्स की, तो जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा उसको हम कहेंगे आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हम कहेंगे जे कैप। जेड एक्सिस के डायरेक्शन को हम कहेंगे के कैप। ये आई जे के जो है वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स है। अगर बात करें किसी एक न्यूमेरिकल की, कि लेट से आपको एक कोई वेक्टर दे दिया है और बोला है कि उसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। मेरे पास लेट से ए वेक्टर है कुछ 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, बोला कि फाइंड करो यूनिट वेक्टर। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसका स्क्वायर कर दो। x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 29। ये आ चुका है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, वेक्टर डिवाइड्स इस मैग्नीट्यूड।
ये रहा वेक्टर, ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, इस √29 से डिवाइड कर दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/20 √29 ब्रैकेट 2y + 3j + 4k, या फिर आप चाहो तो सेपरेटली भी लिख सकते हो कि भाई 2/√29ik + 3/√29jk + 4/√29kk, ठीक है, तब भी ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देखो ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल बोले या फिर नॉर्मल बोले या फिर परपेंडिकुलर बोले, मतलब सेम रहेगा। तो अगर मैं कुछ वेक्टर्स ऐसे बना दूं जो एक दूसरे के राइट एंगल पे है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, मतलब कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल से, ठीक है। तो नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स, जैसा नाम वैसा काम, को इनिशियल वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं तो फिर वो बन जाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स, जैसे कि ये। सेम ऐसे ही को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो बन गए को टर्मिनेटिंग वेक्टर्स, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स, जैसा नाम वैसा काम। देखो कोलिनियर मीनिंग पैरेलल। तो अगर मैं बनाऊं जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मैग्नीट्यूड वाइज ये कम है और ये ज़्यादा है, ये शॉर्ट ये लॉन्ग, बट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं, मतलब कि ये कोलिनियर वेक्टर्स। द नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स सेम प्लेन में है, जैसे कि ये हो गए या फिर ये हो गए, तो ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर, अगर इनिशिएटिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स है तो उसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड, इसका ज़्यादा काम है नहीं। नॉन लोकलाइज्ड फ्री टू मूव है, जैसे कि इसको मैं पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, तो फिर वो बन जाएगा फ्री वेक्टर। अब हमारे यहाँ पे काम की चीज़ आएगी। सबसे पहला है पोजीशन वेक्टर, देखो, एंड दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये क्या है, यहाँ पे मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन चालू हो गया। देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ये एक पॉइंट ए है, तो जो वेक्टर ओरिजिन से पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करता हो, ओरिजिन से पॉइंट ए को जो ज्वाइन करता हो उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ए। सेम वे में अगर ओरिजिन से पॉइंट बी तक जा रहा है तो उसको हम कहेंगे बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन दिखाने वाला वेक्टर, तो वो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। ए का और बना बी का बना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए तक ट्रैवल कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोला ए वेक्टर। सेम वे में यहाँ पे बी वेक्टर। लेकिन अगर कोई पॉइंट जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पॉइंट जा रहा है ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा बना है वेक्टर ए बी या फिर ए बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट आया है वेक्टर एडिशन के लॉज। वेक्टर एडिशन, देखो वेक्टर एडिशन दो मेथड से हो सकता है, एक होता है ग्राफिकली, एक होता है बाय कैलकुलस मेथड, मतलब कि यहाँ पे बाय एनालिटिकल मेथड। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ भी है, पॉलीगॉन लॉ भी है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि लेट से आपके पास दो वेक्टर्स है, ये एक ए वेक्टर है, इनको एक दूसरा ये एक लेट से मेरे पास बी वेक्टर है। तो लॉ ये कहता है कि पहले कोई भी एक वेक्टर बनाओ, जैसे कि लेट से हमने इस ए को बनाया यहाँ पे,
फिर इसके जो हेड है वहीं से सेकंड वेक्टर का टेल बना, मतलब जहाँ पे एक खत्म हो रहा है वहाँ से बी को चालू करिए, तो ये बी वेक्टर यहाँ से बनेगा। कोशिश ये करो कि ये इसके पैरेलल रहे और लेंथ वाइज भी सेम रहे। तो अगर एडिशन करना है तो पहले के टेल को आखिरी के हेड के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के एडिशनल वेक्टर को जब आप ए और बी का एडिशन करेंगे तो जो मिलेगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया ट्राइंगल लो, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूले जो फाइंड करे हैं ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम से बनने वाले फॉर्मूले हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे अभी इसको देखने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट आएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम जो है ये क्या कहता है कि जैसे कि आपने पहले कोई एक ए वेक्टर बनाया और लेट से उसी के टेल से दूसरा एक मैंने वेक्टर बी बना दिया। अब मुझे इस ए और बी को एडिशन करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब जहां पे एक खत्म हो रहा है वहीं से आप बी को बनाइए, और जहां पे बी खत्म हो रहा है वहीं से आप ए को बनाइए। ए के हेड से बी काटे, बी के हेड से ए काटे। अब ये जो टेल है उसको हेड के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये जो बनेगा उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल ही नहीं हुआ, पहले ए बनाओ वहीं से बी बनाओ, टेल को हेड से ज्वाइन कर दो तो ये बन गया, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअल में एक ही लो है, एक ग्राफिकली हेल्प करता है और दूसरा एनालिटिकली, क्योंकि यहाँ से हम अभी इसका फॉर्मूला निकालेंगे। अगर लेट से यहाँ पे ए और बी का टोटल एंगल थीटा है और इस ए को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे ये बी और ये बी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, बी वेक्टर के मिलेंगे दो कंपोनेंट्स। देखिए इस बी वेक्टर के हमें मिलेंगे दो कंपोनेंट्स, एक पैरेलल टू ए वेक्टर, दूसरा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अगर ये बी है तो जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो बन जाता है बी कोस थीटा, एंड सामने वाला जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बन जाएगा बी साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बन चुका है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइट बना और ये है राइट एंगल। तो देखो अगर मैं लिखना चाहूँ रिजल्टेंट, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बाकी की दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के जितना होता है, तो नीचे यहाँ से यहाँ तक का ये ए और इतना एडिशन हुआ बी कोस थीटा, तो ये बन गया ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करने के स्क्वायर रूट सामने जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अगर आपको एंगल चाहिए कि ये रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पे ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं टेन अल्फा, एंड ये टेन अल्फा होता है, टेन इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा डिवाइड बेस इज ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने के हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पॉलीगन लो, ये ट्रायंगल लो ही है, बस खाली ट्रायंगल लो में दो वेक्टर्स का ही एडिशन कर सकते हैं, पॉलीगन में मल्टीपल का एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ए वेक्टर है
उसमें ऐड करना है कोई एक बी वेक्टर है, उसमें एक और ऐड करना है सी वेक्टर है, एक और ऐड करना है कोई डी वेक्टर है। ऐसे कितने भी वेक्टर्स हो, एक के बाद एक ज्वाइन करते जाइए। लेट्स से 4 का एडिशन करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मुझे मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल द वेक्टर ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर जो बना, इट इज द एडिशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर है? चलिए प्रॉपर्टीज की बात करें। एडिशन इज कॉम्पिटिटिव, ए प्लस बी प्लस से सेम होता है। एसोसिएटिव है तो ए ब्रैकेट बी प्लस सी करो कि बी ब्रैकेट सी प्लस ए करो कि सी प्लस ए प्लस बी करो, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव, तो जैसे कि कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे कि ये 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट के अंदर जा सकता है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b वेक्टर। ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स होगी। और किसी भी वेक्टर में अगर 0 वेक्टर ऐड करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। द नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ वेक्टर। समझो इसका मतलब क्या होता है। ये एक ए वेक्टर है, देखो वेक्टर के पास 2 चीजें होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। अगर इसको मैं अगर रोटेट कर दूं कुछ एंगल से तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले इधर था अब इधर है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वेक्टर के एंगल को आप चेंज कर दोगे तो फिर वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, अनलेस अनटिल आप उसको 360 डिग्री मीनिंग 2 पाई रोटेट कर रहे हो। तो अगर आप कुछ n मल्टीपल ऑफ 2 पाई जितना रोटेट करोगे, 2 पाई मीनिंग 360 डिग्री, 361 टाइम्स, 362 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ऑल अदर केसेस में आपका वेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये इधर है, अगर इसको मैं पैरेलली यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ या फिर यहाँ से मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो फिर इस वेक्टर को कोई फर्क पड़ा नहीं। समझ में आया? आप इसको पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे हम एडिशन में यूज करते हैं वैसे। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू 2 कंपोनेंट्स। ये अच्छी चीज है, देखो समझो। ये कहता है कि किसी भी एक वेक्टर को आप किसी भी 2 डायरेक्शन के कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मुझे इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स चाहिए, लेट्स से एक x में और y में, तो मुझे मिल सकते हैं। ये x मिल गया इतना और उतना मुझे y मिल गया। लेट्स से मुझे x और y के अलावा किसी 2 स्पेसिफिक डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन देखो ये दीज वेक्टर प्लस दीज वेक्टर भी हो सकता है, दीज प्लस दीज भी हो सकता है, दीज वेक्टर प्लस दीज वेक्टर भी हो सकता है। तो एक ही वेक्टर को किसी भी 2 डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स के एडिशन के बराबर लिख सकते हो। R वेक्टर इज एडिशन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। ऑब्वियसली A और B का लेंथ हर बार सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लेमड़ा और म्यू विच आर 2 कॉन्स्टेंट्स उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंपल भाषा में ये कहता है कि कोई भी एक वेक्टर को आप किसी भी 2 डायरेक्शनल वेक्टर के एडिशन के बराबर लिख सकते हो। एक वेक्टर किसी भी 2 डायरेक्शन के कंपोनेंट्स के एडिशन के बराबर हो सकता है। अब आप बोलोगे सर मुझे इसको लिखना है दिस डायरेक्शन प्लस दिस डायरेक्शन। सर ये तो मेरा आंसर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आपको लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, तो आपको इसी डायरेक्शन के अंदर वो दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। कैसे? बोले मान लीजिए कि ये ऐसा है और ये थोड़ा सा कम टिल्टेड है, या फिर लेट से ये थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड है। इजी शो करने के लिए मैं लेट से इसको इस तरीके से दिखा दूँ कि भी मुझे इस ए वेक्टर को इन 2 डायरेक्शंस के वेक्टर के साथ ऐड करना है। कैसे कर सकता हूँ?
कोई बात नहीं। देखो ये जो लाइन जा रही है इसी को पीछे के डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड कर दो। देखो ये लाइन तो पैरेलल है लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, और इसी को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो वेक्टर था ये बन गया दीज प्लस दीज। देखो क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पे तो हमने डायरेक्शन को चेंज करा नहीं है, इसी का ये नेगेटिव वेक्टर है और ये तो एज इट इज यहाँ पे ऊपर चला गया, लेंथ को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, मतलब कि इस एक वेक्टर को इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन के एडिशन के बराबर ये हमारा ए वेक्टर बन गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, तो अगर हम इसके x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट की बात करें, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a वेक्टर इज, उसका मैग्नीट्यूड हो गया ax, उसका डायरेक्शन हो गया x यानी कि i के, y कंपोनेंट ay, उसका डायरेक्शनल वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर ये बन गया j के। तो ये एक हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर मैं लिखना चाहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर तो ये बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और अगर जैसे कि यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस एक्सिस मतलब कि x के साथ, तो ये जगह tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड x कंपोनेंट। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट आएगा डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ये क्या होता है देखो, मतलब समझो, जैसे कि ये एक फोर्स का वेक्टर है फॉर एग्जांपल, और ये जो एक कोई भी एक एक्सिस थी उसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा था, तो इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा यानी कि ये कितना बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बनाऊँ, ये इस डायरेक्शन का पैरेलल कंपोनेंट है, तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा या फिर जो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट बनेगा, अगर ये एफ है तो ये बनेगा एफ कोस थीटा। सेम वे में एक ए वेक्टर है और वो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ये बन जाएगा ए कोस अल्फा, ये बन चुका है ए एक्स कंपोनेंट। सेम अगर ये y के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो इसका y कंपोनेंट क्या बन जाएगा ए कोस बीटा। अगर इसका z कंपोनेंट फाइंड करना चाहे, z के साथ अगर ये गामा एंगल बना रहा है तो ये बन जाएगा ए कोस गामा। अगर यहाँ से मैं a फाइंड करना चाहूँ तो a बन जाएगा ए एक्स अपॉन कोस अल्फा, या फिर अगर कोस अल्फा फाइंड करना चाहे तो a जाएगा नीचे, ये बन जाएगा ए एक्स बाई ए, कोस बीटा बन जाएगा ए वाई बाई ए, कोस गामा बन जाएगा ए जेड बाई ए। ठीक है, और अगर मैं तीनों का एडिशन कर दूँ स्क्वायर करके तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा के बराबर। सामने होगा, देखो तीनों को डिवाइड में एक कॉमन है तो नीचे ए स्क्वायर आ गया, ऊपर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये तो आपका ए स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। देखो अगर 3D में लिखना चाहूँ कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पे जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस। क्या कहते हैं? डायरेक्शनल कोसाइन, यानी कि कोसाइन कंपोनेंट। तो जो ए एक्स है उसके बराबर बनता है ए कोस अल्फा। ये दिखा रहा है कि जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट ऑफ वेक्टर। मतलब मैथमेटिक्स में एक्चुअल में सब्सट्रैक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है? होता है सिर्फ एडिशन, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि हम अगर बोले कि 5 - 3 तो हम इसको लिखते हैं 2, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ क्या, हमने 5 में ऐड करा -3 प्लस माइनस -1 एंड देन ये बना 2।
तो हमने 5 में एडिशन करा है -3 का। सेम यहाँ पे होगा कि अगर मैं करना चाहूँ सब्सट्रैक्ट रिजल्टेंट, लेट से मेरा कोई एक आर वेक्टर है, इट इज अ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अब अगर मैं आर के फॉर्मूले में इसी चीज को पुट कर दूं तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस 2a इंटू ये दूसरा, ये है माइनस बी, माइनस आगे आ गया b इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला नेगेटिव के लिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं एंड यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।